बात बहुत ही पुरानी है। जूनागढ़ नाम के एक गांव में पवन नाम का एक आदमी रहता था। पवन का कोई अपना परिवार नहीं था, वो बिल्कुल अकेला ही था। पवन अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वो बड़ा ही चतुर और चालाक आदमी था। एक दिन की बात है, पवन जब नदी पार के दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पवन ने उसे उठा लिया। देखने में वो चीज किसी हीरे की तरह से मालूम पड़ती थी। पवन ने उस वस्तु को लेकर अपने घर पर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वह बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वो कांच का एक टुकड़ा ही था। पवन ने इस वस्तु को किसी सोने की दुकान में जाकर बेचने का फैसला किया। उसी समय पवन नगर के एक बहुत ही बड़े सेठ के पास हीरा बेचने के लिए जा पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उस सेठ का नाम कालीचरण था। उनकी दुकान पर बेशुमार हीरे जेवरात रहते थे। ये सेठ हीरों का बड़ा ही पारखी था। इसके पास एक से एक नया डिजाइन हीरा रहता था। सेठ कालीचरण के ग्राहकों में नगर के अमीर लोगों के अलावा कई राज्यों के मंत्री, देवान और राजा महाराजा भी थे। उसके दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। ये सेठ किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। इसके जैसा परखी सेठ पूरे नगर में कोई दूसरा नहीं था। जब पवन ने सेठ की दुकान पर पहुंचा तो कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती और नया डिजाइन के हीरा लेकर आया हूं। ये हीरा पिछली कई वर्षों से हमारे खानदान ने संभाल कर रखा है। मेरी मां की मौत के बाद अब ये हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी बनवा कर नहीं पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत ही गरीब हूं। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए ये हीरा बचने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। पवन ने वो हीरा सेठ के सामने रख दिया। सेठ ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वो हंसने लगा। सेठ ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था कि ये हीरा नहीं बल्कि मात्र एक कांच का टुकड़ा था। पवन को देखकर वो घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आए हो। तेरी अकल घास चरने तो नहीं गई। ये सुनकर पवन ने एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन में समझ गया था कि अगर सेठ इस हीरे को नकली बता रहा है तो ये जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी सेठ कोई नहीं है। फिर भी पवन ने ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया गया हो। कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, सचमुच ये एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मेरे दादा ने मेरे दादा को दिया। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को
और मेरे पिताजी ने मरते हुए मेरी माँ को दिया था। इस खानदानी निशानी को हमने बरसों तक संभाल कर रखा है। मेरे घरेलू हालात इस समय खराब है, इसीलिए मैं इस अनमोल हीरे को मजबूरी में बेच रहा हूं। और मैं कौन सा कहता हूं कि आप ही इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए। आपके दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते रहते हैं। आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी किसी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी हीरा बिके मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पवन की बातें सुनकर सेठ सच में पड़ गया और फिर कुछ विचार करने के बाद उसने वो नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन ये तो बताओ कि इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? पवन ने तुरंत कहने लगा, कम से कम 15,000। सेठ ने एक बार फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा ये हीरा 15,000 में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वायदा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने मुझसे खरीद लिया मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। पवन ने वो हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस लौट गया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन पवन का वो हीरा सेठ के पास वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन किसी राजकुमारी का सेवक सेठ की दुकान में आया और कहने लगा कि वो अपने राज्य की राजकुमारी के कहने पर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। राजकुमारी मोतियों की माला में हीरे को पहनाकर अपनी किसी सहेली को उपहार में देना चाहती है। अब क्योंकि पूरे नगर में तुम्हारे जैसा बड़ा और समझदार सेठ कोई नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की खूब खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। वो आदमी बड़े ही ध्यान से हीरो को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। कोई हीरा महंगा था तो उसका आकार ठीक नहीं था। अगर किसी हीरे का आकार ठीक होता तो देखने में उसे पसंद नहीं आता। जो हीरा उसे पसंद आता तो उसकी कीमत बहुत ही कम होती। इस तरह से वो हीरे में कोई ना कोई कमी निकलता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया। अचानक उसे पवन का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वो हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो नगर का सबसे बड़ा सेठ होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। कालीचरण सेठ ये समझ चुका था कि इस आदमी को हीरो की कोई परख और समझ नहीं है, ये कोई अनाड़ी है। सेठ ने पवन का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हजूर, मैं अपने सारे हीरे आपको दिखा चुका हूं।
जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब ये ही एक हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है ये आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वो आदमी उछल पड़ा और कहने लगा, वाह वाह, क्या शानदार चीज निकाला है आपने, क्या चमक है, क्या नक्काशी है। मुझे तो ऐसी ही नया चीज की तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए इस हीरे की क्या कीमत है, ताकि अभी के अभी सौदा पक्का हो जाए। सेठ कालीचरण इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था। सोचने लगा, ये आदमी तो मुझे दिमाग से पागल लगता है, जो इतनी कीमती हीरो को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। सेठ कालीचरण ने सोचा, अगर इस हीरे की कीमत कम बताऊंगा तो ये इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि ये राज दरबार से आया है। इसके लिए 15,000 कुछ भी नहीं होंगे। क्यों ना मैं इसे 25,000 मांग लूं। इनमें से 15,000 पवन को दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद सेठ ने कहा, हुजूर, हीरे के मालिक ने इसकी कीमत 25,000 रखी है। ठीक है, कीमत तो ठीक है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। मगर बात यह है कि मैं इतनी रकम अपने साथ नहीं लाया। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपए है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 9,000 रुपए बयान के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम में 1 हफ्ते के अंदर आपको देकर ये हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तब सेवादार कहने लगा, ठीक है तो सौदा पक्का, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी की रकम ना लेकर आया तो मैंने जो 9,000 रुपए आपको दिए हैं वो आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे 9,000 रुपए मेरे और 14 जुर्माने के तौर पर यानी 25,000 रुपए वापस करने होंगे, क्योंकि मैं ये हीरा राजकुमारी के लिए ले रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसीलिए ये शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए ये शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। कालीचरण कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आखिरकार इस शर्त को एक सौदे के रूप में लिख लिया गया। दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए और फिर वो आदमी 9,000 रुपया देकर वहां से चला गया। अब सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वो भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन बाद की बात है। कालीचरण अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी पवन वहां से गुजरा। सेठ को बैठा हुआ देखकर वो दुकान में आ गया। हालचाल पूछने के बाद वह कहने लगा, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास कई महीने से पड़ी हुई है। अगर वो हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने उसे नहीं बेचा तो वह हीरा मुझे वापस दे दो।
मैंने सुना है कि नगर में किसी राजकुमारी का कोई सेवादार यहाँ पर आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है मेरा हीरा उसे पसंद आ जाए, वह उसे खरीद ले। चमन लाल ने जब ये बात कही तो कालीचरण सेठ के ऊपर मानो बिजली से गिर पड़ी। उसके होश ही उड़ गए। सोचने लगा कि अब वो क्या करे। अगर पवन को वो ये बता दे कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को वो पहले ही बेच चुका है, तो किसी ना किसी तरह से वो ये बात जान जाएगा कि सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ है और फिर उसकी पूरी रकम पवन को देनी होगी। और अगर मैंने पूरी रकम इसे नहीं दी तो ये शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए नहीं आएगा। अगर उसने पवन को उसका हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवादार को 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। अच्छी तरह से सोचने के बाद कालीचरण सेठ ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, भाई मुझे तुम्हारा हीरा पोरखने में कुछ गलती हो गई थी। जब बाद में तुम्हारे हीरे को देखा तो सचमुच वो बहुत ही कीमती है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर पवन खुशी से उछल पड़ा। क्या सचमुच तुम उस हीरे को खरीदना चाहते हो? लेकिन तुम तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब बात मेरी समझ में आ चुकी है। अच्छा, तो अब मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे तुम? वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 15,000 रुपए। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से ये मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये हीरा आपको बेच रहा हूं। ये सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी तिजोरी से 15,000 रुपए निकालकर पवन के हाथ पर रख दिए। पवन ने सिक्कों की थैली अपनी जेब में रखी और वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था। उस पवन के भोलेपन पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि किस तरह से सिर्फ 15,000 में वो मान गया। सेठ बहुत ही खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत ही लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमारी के सेवादार के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी गई 7 दिन की अवधि भी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवादार वापस नहीं आया। कालीचरण सेठ कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी के सेवादार को ना तो आना था और ना ही वो वापस आया। हालांकि सेवादार के द्वारा दिए गए 9,000 रुपए सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए पवन को सेठ 15,000 रुपए दे चुका था। अब सेठ बहुत ही दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 6,000 का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवादार वापस नहीं आया और ना ही चमन लाल कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वो कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे।
परंतु सोचने लगा कि ऐसा करने पर बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वो खुद एक नकली हीरा खरीदकर उसे बेचना चाहता था। साथ ही साथ ये बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े और पारखी सेठ को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बन गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन महसूस कर रह गया। आज तक वो इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वो सेवादार कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी धन दे जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वो सेवादार पवन का ही एक दोस्त था और दोनों ने मिलकर सेठ को मूर्ख बना दिया। मेषपुर राज्य में रहने वाले सेठ लखीचरण राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ लखीचरण के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी ना किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपनी धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। लखीचरण के सब नौकर चाकर और संगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। लखीचरण वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसके हवेली भी राजा के महल से कम ना थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। लखीचरण के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और क्योंकि राज्य के राजा भानु प्रताप उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वो भी देख ले कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। लखीचरण ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा भानु प्रताप को भी बुलाया गया। राजा भानु प्रताप को पूरी शान शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया, जहां पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहां पर किसी आम आदमी को आने की आज्ञा नहीं थी। गलती से सेठ लखीचरण का नौकर उसे कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आ गया। वो खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोषी क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में ये कसम खा ली, सेठ जी तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मुझे मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा।
ये प्रण लेकर वो वहां से चला गया। नौकर का नाम पिंटू था। अब वह सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा भानु प्रताप के महल में नौकर था। पिंटू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसकी मां सुलग ही रहा था। वो बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। पिंटू जानता था कि सेठ लखीचरण राजा भानु प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वो मौके की इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान है। समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा भानु प्रताप शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। पिंटू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वो राजा के कक्ष में चला गया। सेठ लखीचरण से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि पिंटू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ लखीचरण बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। पिंटू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो पिंटू नींद में बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। लखीचरण की ये मजाल कि वो अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कैसा आदमी है वो, राजा की बराबरी करता है। पापी कहीं का। राजा भानु प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने झट से पिंटू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, पिंटू जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वो सच है क्या? पिंटू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में दहक रही थी। उसने ही राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कहाँ गया मुझे क्या पता। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए पिंटू बाहर निकल गया। राजा सच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। पिंटू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था, अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। सोचने लगा, सेठ लखीचरण मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की आज्ञा दी। उसने ही मेरे साथ धोखा किया। धोखेबाज पापी कहीं का। मैं अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहेगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह सेठ लखीचरण को पढ़कर
उसके सामने हाजिर करें। सिपाही तुरंत लखीचरण के घर पहुंचे और उसे पढ़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने लखीचरण को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो लखीचरण, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ लखीचरण राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं, अब वही लोग उसके मुंह पर थू थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सच में पड़ गया। वो इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वो निर्दोष है, मगर दोषी क्यों बनाया गया? वो पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी। उसका नौकर पिंटू। सेठ के दिमाग में पिंटू का नाम गूंजने लगा। पिंटू, पिंटू, पिंटू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मारपीट कर घर से निकला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। ये सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय लखीचरण ने अपने एक नौकर को बुलाया और पिंटू को बुला भेजा। कुछ देर बाद पिंटू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। पिंटू को देखते ही लखीचरण ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पिंटू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला ये भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान पिंटू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, ये रखो, ये तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में ये सब कुछ देखकर पिंटू की तो आंखें चुंधिया गया। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसीलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। पिंटू को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट आया। दूसरे दिन पिंटू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। पिंटू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वो पहले कर चुका था।
वो नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही पिंटू के मुंह से यह बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर पिंटू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, वो नमक हराम ये तो क्या बकवास करता है। पिंटू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूं, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। राजा समझ गया कि पिंटू ने नींद में ये सब कुछ झूठ ही बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ लखीचरण वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ लखीचरण के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। उसने तुरंत सेठ को महल में बुलवाया और पिंटू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमता भी मांगी। सेठ लखीचरण दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में पिंटू के लिए भी सम्मान की भावना थी।